सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इंडिया में। और मैं बता दूं कि मेरा नाम है सी नमन बंसल और आज से हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th की इकोनॉमिक सब्जेक्ट का रिवीजन। तो आज हम सबसे पहले चालू करने वाले हैं नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर का रिवीजन। तो बिना किसी देरी के आइए चालू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। तो बच्चों, सबसे पहले आज जो हमें चैप्टर का रिवीजन करना है उसके अंदर हम सबसे पहले चालू करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो उसमें सबसे पहले हमें जो टॉपिक रिवाइज करना है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को चालू कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान अपनी जो इनकम होती है, ठीक है, उसका मेजॉरिटी पार्ट क्या करता है? खर्च कर देता है, और बाकी का उसका पार्ट क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, यानी कि सेविंग्स हो जाती हैं। एक्सपेंडिचर केवल दो ही चीजों पे करता है, या तो गुड्स खरीदने में या तो सर्विसेज अवेल करने में। अब गुड्स और सर्विसेज के बीच में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स की। तो गुड्स के अंदर कोई भी हमें फिजिकली थिंग मिलती है, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के अंदर हमें क्या मिलती हैं? फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सैलून गए, सैलून के अंदर आपने जो है अपने बाल कटवाए, जिसकी वजह से आपको क्या देना पड़ते हैं? उसके ऊपर कंसिडरेशन देनी पड़ती है। या तो आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, भगवान न करे अगर कोई बीमार हो गया, उसके पीछे क्या देने पड़ते हैं? हमें रुपए चार्ज करता है हॉस्पिटल वाले। इसी तरीके से अगर कोई केस वगैरह चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसके पीछे क्या लेता है? लॉयर फीस वगैरह लेता है। ठीक है, तो सर्विसेज में हमें क्या मिलती है? फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन गुड्स के अंदर हमें क्या मिलता है? कोई भी फिजिकली थिंग मिलती है। इसी गुड्स का हमें क्या पढ़ना है? आज क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट है आपका फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और सेकंड है आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? रेडी टू यूज गुड्स होते हैं, जो बिल्कुल क्या है? गुड्स रेडी हैं यूज करने के लिए। अगर आप अभी चाहें तो उस गुड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपका चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ठीक है, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया। ये सब चीज क्या है? फाइनल गुड्स होते हैं, जिसको और कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, ना ही उसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन किया जाता। ये कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं, जो बिल्कुल रेडी हैं अभी आपके यूज करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है? फर्स्टली वैल्यू एडिशन किया जाता है, या तो उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो वो गुड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर हमने क्या किया? शुगर केन से क्या बनाना है? हमें शुगर बनानी है। ठीक है, शुगर केन को क्या किया गया? प्रोसेस किया गया, जिसके बाद क्या बनी? हमारी शुगर बनी। तो ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा शुगर केन है वो कौन सा गुड्स हो गया हमारा? वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरीके से अगर मिल्क को हमने क्या किया? मिल्क को कन्वर्ट करके हमने क्या बनाई? उसकी आइसक्रीम बना दी। या तो उसी मिल्क से हमने क्या बना दिया? कर्ड बना दिया। या उसी मिल्क से अगर हमने क्या कर दिया? हमने बना दिया एक तरीके से स्वीट्स वगैरह हमने बना दी। तो इसके अंदर हमारा मिल्क क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, लेकिन आप क्या हो गए? सर ये मिल्क हमारा फाइनल गुड्स भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे? अगर आप कहोगे कि हम मिल्क को पीते भी तो हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से जो हमारा मिल्क होता है वो हमारा फाइनल गुड्स भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम गन्ने को डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट ना करके डायरेक्टली उसको हम क्या करते हैं? खा लेते हैं, तो गन्ना क्या हो जाता है हमारा? वो भी हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स बन जाएगा। इसी तरीके से कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकता है और कोई भी गुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। ये चीज किस पर डिपेंड करती है? ये चीज हमारा डिपेंड करता है एंड यूज पे, कि लास्ट में हम उस गुड्स को यूज किसके लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमने क्या करा? लकड़ी को हमने कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर वगैरह के अंदर, तो हमारा इसके अंदर लकड़ी क्या हो गई? इसके अंदर हमारी लकड़ी हो गई इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वहीं उस लकड़ी को हम डायरेक्टली मार्केट से लेके आते और उसको हम क्या करते? जला देते, तो वो वाला कौन सा गुड्स हो जाता? वो हमारा फाइनल गुड्स बन जाता। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर। इसी फाइनल गुड्स के दो पार्ट्स हैं। पहला आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स और सेकंड है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब इन दोनों में चीज में क्या अंतर है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको डायरेक्टली कौन यूज करता है? कस्टमर्स यूज करते हैं, जैसे कि हम या आप लोग वगैरह यूज करते हैं, है ना। ऐसे कौन से गुड्स हो गए? जैसे हमने बात कर ली चॉकलेट्स हो गया,
बिस्किट्स हो गए, बाइक हो गया, स्कूटी हो गई, ये सब चीज़ क्या है हमारी फाइनल कंज्यूमर गुड्स। लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको कौन यूज़ करता है, जिसको प्रोड्यूसर्स वगैरह यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, या तो दोबारा से फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि शुगर केन से क्या बनाते हैं, हम शुगर बनाते हैं, उसके बीच में हमें क्या लगती है, मशीन वगैरह लगती हैं। वो मशीन कौन सा हो गया आपका, वो हो गया आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर कोई भी वुड से हमें क्या बनाना है, फर्नीचर वगैरह बनाना है, जो फर्नीचर वगैरह बनाने के बीच में जो मशीन वगैरह लगती है, वो कौन सा गुड्स हो गया आपका, वो हो गया आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर वीट से हमें क्या बनाना होता है, वीट को किस में डाला जाता है, चक्की के अंदर डाला जाता है, ठीक है। उस चक्की के बाद वो क्या बन जाता है, हमारा आटा बन जाता है। तो इसके अंदर हमारा जो वीट हो गया वो कौन सा हो गया, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। चक्की क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और हमारा जो लास्ट में क्या निकल के आया, आटा यानी कि फ्लोर जो निकल के आया, वो कौन सा गुड्स हो गया आपका, वो हो गया आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देख लिया, एक ही एग्जांपल में हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी आ गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी आ गया और हमारा इंटरमीडिएट गुड्स भी आ गया। इसी तरीके से हमने क्या बात कही थी, अगर शुगर केन को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, तो शुगर क्या हो गया हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया। इसी शुगर केन क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और जिस मशीन में हम प्रोसेस कर रहे हैं वो मशीन क्या हो गई हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर गन्ने को हमने क्या किया, गन्ने का जूस बनाया, तो गन्ने का जूस क्या हो गया हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया। गन्ना क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और जिस मशीन में हम जूस निकाल ले वो मशीन क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता पड़ चुका होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट गुड्स है वो है हमारा कंज्यूमर गुड्स या तो कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स है वो क्या है हमारा कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स ही हमारे क्या है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है आपका सेमी ड्यूरेबल, थर्ड है नॉन ड्यूरेबल, और फोर्थ जो कि गुड्स ही नहीं है, जो कि क्या है आपका सर्विसेज है। ठीक है, तो इन सभी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स बच्चों ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, यानी कि 4-5 साल या उससे भी ज्यादा, जैसे कि बाइक हो गया, स्कूटी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सबों को हम कम से कम 4-5 सालों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम क्या करते हैं सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हैं। सेकंड है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम 1-2 साल के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें इसका, एग्जांपल जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया आपका, क्लॉथ्स हो गए आपके, अब बुक्स वगैरह को आप 1-2 साल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कौन से गुड्स हो गए आपके, ये हो गए आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आपने एक बार यूज किया और वो गुड्स क्या हो गए खत्म हो गए, जैसे कि चॉकलेट हो गया आपका, बिस्किट्स हो गए आपके, जैसे कि आप पटाखे लाए, पटाखे दिवाली में पटाखे लाए 10,000 रुपए के, ठीक है, आपने एक बार पटाखे जलाए और वो पटाखे क्या हो गए खत्म हो गए। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आपने माचिस जलाई, एक माचिस की तिल्ली जलाई आपने, वो तिल्ली क्या हो गई खत्म हो गई। जैसे कि आप उस गुड्स को यूज करते हो वो गुड्स कैसे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये कौन से होते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट तो आपका क्या है सर्विसेज है, ये जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलती हैं, फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं। ठीक है, फिर लास्ट जो आपका गुड्स आता है वो है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वही होते हैं आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे कि आपके मशीन्स वगैरह हो गए, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सब चीज़ क्या है आपके कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स को हम मोटा मोटी ये भी समझ सकते हैं कि कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स या तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंजम्पशन कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस करता है कौन करता है, वो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करता है। तो इसके लिए उस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, मशीन वगैरह ला रहा है, मशीन को किसके लिए यूज करेगा, कम से कम 5-6 साल के लिए यूज करेगा या फिर 10 साल के लिए भी क्या कर सकता है उसको यूज कर सकता है। तो उस मशीन में क्या कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गुड्स के टाइप्स पढ़े। गुड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। आपका पहला है फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स,
सेकंड है आपका कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फाइनल गुड्स को लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कनॉट प्लेस यानी कि सीपी। इसी तरीके से फाइनल गुड्स के हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, सी से क्या हो गया कंज्यूमर गुड्स, और पी से क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को कंजम्पशन गुड्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का पूरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है आपका इकोनॉमिक्स में अलग टर्म होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझने से पहले हमें समझना होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है। कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी जो प्रोपराइटर होता है वो क्या करता है, कैपिटल लगाता है। कैपिटल दो तरीके से लगा सकता है, या तो आपका कैश हो गया या तो काइंड हो गया। काइंड का मतलब क्या होता है, कोई भी असेट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो जब भी असेट्स में क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा। जब भी असेट वो अपनी बढ़ाएगा तो यानी कि वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो यानी कि उसकी क्या होगा, कैपिटल भी बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर वो अपनी कोई भी असेट बेचेगा यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, कैपिटल भी कम होगी। इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है हमारा चेंज इन कैपिटल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बोला, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इसी तरीके से हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें क्या करता है, प्रोड्यूसर असेट्स वगैरह लाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, ठीक है, आपका फर्नीचर वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, असेट्स वगैरह लाता है। इसी तरीके से आपका जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर क्या चीज़ लाता है, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल वगैरह जो हो गया, आपके बिजनेस रिलेटेड रॉ मटेरियल वगैरह लाता है। ठीक है, इसके बाद हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है आपका स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्टॉक और फ्लो में अंतर क्या होता है हमारा। स्टॉक कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा बात किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, और फ्लो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम की। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जिम में अभी कितने रुपए हैं तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपके बिजनेस के अंदर आपकी कितनी कैपिटल लग रही है, ठीक है, तो आप अभी ये हैंड टू हैंड बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके कितने डेटर्स हैं, आपके कितने क्रेडिटर्स हैं, आपका बैंक में कितना बैंक बैलेंस चल रहा है, आप तुरंत अपना फोन चेक करके अभी बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं तो आप वो चीज़ बता सकते हैं। लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा टाइम रेंज आ जाता है। जैसे मैं बात करूं आपकी इनकम कितनी है, तो आप क्या बताओगे, मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, पर आप क्या बताओगे, ये मेरी महीने की इनकम है। या फिर आप क्या कहोगे 10 लाख रुपए मेरी क्या है, साल की इनकम है। इसमें क्या आता है, टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। जिस भी चीज़ के अंदर हमारा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन जिसके अंदर भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, जो आपके बैलेंस शीट के ज़्यादा जितने भी आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आपके आइटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स आप क्या कहोगे, मेरी 10 लाख रुपए की सेल्स है, लेकिन आप क्या कहोगे, मेरी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की क्या है, सेल्स है। तो इसके अंदर क्या है, एक पूरी टाइम ड्यूरेशन आ गई। इसी तरीके से मैं बात करूं परचेज की, तो आप क्या कहोगे, परचेज मेरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इतनी है। लेकिन मैं वहीं पे बात करूं आपके कि आपके डेटर्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, मेरे 31 मार्च यानी कि आज की डेट पे मेरे डेटर्स 10 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए के खड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर बात कर सकते हैं। यही क्या है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में डिफरेंस। ऊपर मैंने थोड़े से एग्जांपल ले रखे हैं। अगर मैं बात करूं वेल्थ की, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा आपका, ठीक है, तो वेल्थ होगा आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट।
इस वेल्थ का मतलब ये होता है आपका कैपिटल। फिर सेकंड आता है आपकी इनकम। इनकम क्या होगा आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकम क्या बताओगे, मेरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इनकम इतनी है, या तो मेरी 1 महीने की इनकम इतनी है, या तो मेरी 10 दिन की इनकम इतनी है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट आ रही है। इंटरेस्ट क्या होता है आपका? साल भर के लिए मिलती है, 6 महीने के लिए मिलती है, 3 महीने के लिए मिलती है। तो इंटरेस्ट भी क्या होती है आपकी रेंज के अंदर मिलती है। तो इंटरेस्ट भी क्या है आपका? एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब मैं बात करूं इंटरेस्ट की, मैं क्या बात करूं, आपने इस साल इंटरेस्ट कितनी कमाई, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं 31 मार्च को आपकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितनी है जो आपको मिलनी है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। मैंने अगर बात करी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, कि आपकी इंटरेस्ट आपको मिलनी कितनी बची हुई है। इसी तरीके से मैं बात करूं आपका खर्चा कितना हुआ है। ठीक है। आपका सैलरी का खर्चा कितना हुआ है। ठीक है। तो सैलरी का अगर मैं खर्चे की बात करूं तो आप क्या कहोगे, मेरे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर वहीं पे मैं बात करता हूं कि आपकी लास्ट में आपको सैलरी देनी कितनी बची हुई है 31 मार्च को, तो आप वो बता सकते हो मेरे को अभी हैंड टू हैंड कि मेरे को अभी 2 लाख रुपए की सैलरी देनी है, या फिर अभी 3 लाख रुपए की सैलरी देनी है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका? वो हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस। इसी तरीके से हम आगे भी अपना रिवीजन लेक्चर चालू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की रिवीजन वीडियो भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।